हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और शानदार बुक समरी वीडियो के साथ। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं आखिर कौन हूं? क्या मेरी यादें ही मैं हूं, या फिर मेरा व्यवहार? क्या मेरी सोच, मेरी पसंद, मेरी आदतें और मेरा गुस्सा मुझे परिभाषित करते हैं? और अगर हां, तो यह सब बनाता कौन है? क्या आप कभी इस बात पर ठहरे हैं कि आपकी हर छोटी बड़ी भावना, हर निर्णय और हर प्रतिक्रिया दरअसल किसी अदृश्य शक्ति से संचालित होती है? उस शक्ति का नाम है आपका मस्तिष्क, द ब्रेन। और आज का यह वीडियो उसी मस्तिष्क की कहानी है, द ब्रेन, द स्टोरी ऑफ यू। यह किताब, जिसे मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट डेविड ईगलमैन ने लिखा है, एक साधारण विज्ञान पुस्तक नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे अपने दिमाग के गहराई से परिचय कराती है। यह किताब हमें दिखाती है कि कैसे हमारा दिमाग ही हमारे विचार बनाता है, कैसे हमारी पहचान गढ़ता है और कैसे हर वो चीज़ जिसे हम मैं कहते हैं, वह सब मस्तिष्क की ही देन है। सोचिए, जब आप किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो क्या वो निर्णय वास्तव में आपने लिया, या फिर आपका दिमाग पहले से ही कुछ तय कर चुका था? इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारी इच्छाएं, डर, पसंद और आदतें कैसे बनती हैं, कैसे हमारा दिमाग लगातार बदलता रहता है और कैसे वह हम में हर दिन एक नया मैं गढ़ता है बिना हमें बताए। डेविड ईगलमैन बताते हैं कि आपका दिमाग केवल एक जैविक मशीन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा रहस्यमय ब्रह्मांड है जिसके अंदर आप, आपकी आत्मा और आपका पूरा अनुभव संसार छुपा हुआ है। इस किताब के जरिए हम उन सवालों तक पहुंचते हैं जिन्हें अक्सर हम टाल जाते हैं, जैसे कि फ्री विल क्या सचमुच स्वतंत्र है? क्या हमारी पहचान एक भ्रम है? और क्या हम भविष्य में अपने मस्तिष्क को तकनीक से जोड़कर खुद को फिर से गढ़ सकते हैं? यह वीडियो सिर्फ जानकारी देने वाला नहीं है, यह एक आत्म पहचान की खोज है। यह आपको आपकी गहराई से रूबरू कराएगा, उस जगह तक ले जाएगा जहां से आपकी सोच शुरू होती है। यह बताएगा कि कैसे हर याद, हर निर्णय और हर भावना के पीछे एक जैविक न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया काम कर रही है और आप अनजाने में उसका हिस्सा बने रहते हैं। तो अगर आप भी अपने अस्तित्व को गहराई से समझना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप वो इंसान क्यों हैं जो आप हैं, और क्या आप वाकई वही हैं जो आपको लगता है, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब की समीक्षा नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग की गहराइयों में उतरने की शुरुआत है। चलिए शुरू करते हैं। द ब्रेन, द स्टोरी ऑफ यू, एक किताब जो आपको खुद से मिलवाएगी। चैप्टर 1, मैं कौन हूं? हु एम आई? हम में से हर व्यक्ति कभी न कभी इस सवाल से जरूर टकराता है, मैं कौन हूं? क्या मैं मेरा नाम हूं, मेरा शरीर, मेरी सोच, मेरी भावनाएं? डेविड ईगलमैन इस अध्याय में यही बताने की कोशिश करते हैं कि आपकी पहचान क्या है और वास्तव में वह कैसे बनती है। उनके अनुसार हमारी पहचान कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि यह मस्तिष्क की गतिविधियों, अनुभवों और समय के साथ बदलती हुई प्रक्रिया है। लेखक बताते हैं कि आमतौर पर लोग यह मानते हैं कि उनकी पहचान जन्म से तय है या फिर स्थिर है, लेकिन न्यूरोसाइंस यह सिद्ध करता है कि हम जैसे हैं वैसे हमेशा नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे। हमारा मस्तिष्क हर पल नई जानकारी लेता है, अनुभव करता है, और उसी के आधार पर हमारी सोच, इच्छाएं और आदतें बदलती हैं। बचपन में जो चीजें हमें बहुत अच्छी लगती थीं, वही चीजें आज हमें नापसंद भी हो सकती हैं। यह बदलाव सिर्फ पसंद नापसंद तक सीमित नहीं, बल्कि हमारी पूरी सोच और व्यक्तित्व में भी होता है। इसका कारण है मस्तिष्क की लचीलापन क्षमता, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि हमारा मस्तिष्क सीखता है, बदलता है और खुद को पुनर्गठित करता है। जब हम कुछ नया सीखते हैं, जैसे नई भाषा, संगीत, वाद्य यंत्र या कोई आदत बदलते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। यह दिखाता है कि हमारी पहचान भी समय के साथ बदलती रहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम कौन हैं, यह हमारे अनुभवों, हमारी यादों और हमारी मानसिक प्रक्रियाओं का योगफल है। डेविड ईगलमैन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रयोग का उल्लेख करते हैं, जिसे स्प्लिट ब्रेन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। यह उन मरीजों पर किया गया था जिनके मस्तिष्क का बायां और दायां भाग आपस में जुड़े नहीं थे, क्योंकि उनके ब्रेन के बीच के हिस्से, कॉर्पस कलोसम, को काट दिया गया था। इस प्रक्रिया के बाद वैज्ञानिकों ने देखा कि मरीज का एक हाथ कुछ करता था और दूसरा हाथ उसे रोकता था, जैसे कि मस्तिष्क के दोनों हिस्सों की सोच
अलग अलग हो गई हो। इसका मतलब यह निकला कि एक इंसान में एक नहीं बल्कि दो अलग अलग सोचने वाले हिस्से हो सकते हैं, जो हमें स्व की एकता के भ्रम पर सवाल उठाने को मजबूर करता है। लेखक यह भी बताते हैं कि हमारी पहचान सिर्फ हमारे अंदर नहीं होती, बल्कि यह हमारे बाहर की दुनिया के साथ भी मिलकर बनती है। हमारे सामाजिक अनुभव, हमारे रिश्ते, हमारा परिवेश, ये सभी हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं और हमारी सोच व व्यवहार को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान हर दिन नकारात्मक माहौल में रहता है तो उसका दिमाग उसी के अनुरूप ढल जाता है। वहीं अगर किसी को प्रेम और समर्थन मिलता है तो उसका मस्तिष्क भी सकारात्मक रूप में विकसित होता है। इससे साबित होता है कि हमारी पहचान अकेले नहीं बनती, वह समाज और अनुभवों से मिलकर बनती है। अंत में लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, आप वो नहीं हैं जो आप कल थे, और कल आप वो नहीं होंगे जो आज हैं। यानी आपकी पहचान एक गतिशील, डायनेमिक प्रक्रिया है। आप हर दिन बदल रहे हैं। आपकी यादें, आपके विचार, आपकी आदतें और आपके निर्णय लगातार बदलते जा रहे हैं। इन सभी बदलावों का केंद्र है आपका मस्तिष्क। यही मस्तिष्क हर दिन आपकी कहानी को फिर से लिख रहा है, और इसीलिए आप एक कहानी है जो लगातार आगे बढ़ रही है। इस अध्याय में डेविड ईगलमैन ये दिखाते हैं कि हमारी असली पहचान हमारे मस्तिष्क की ही देन है। हम जैसा सोचते हैं, महसूस करते हैं और निर्णय लेते हैं, यह सब मस्तिष्क की बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल गतिविधियों पर आधारित है। मैं कौन हूं का उत्तर खोजने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को समझना जरूरी है, क्योंकि मैं और मेरा मस्तिष्क एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। चैप्टर 2, वास्तविकता क्या है? वॉट इज रियलिटी? वास्तविकता शब्द सुनते ही हमारे मन में एक निश्चित चित्र उभरता है, जैसे जो कुछ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं या छूकर महसूस कर रहे हैं, वही हकीकत है। लेकिन डेविड ईगलमैन इस अध्याय में यह सिद्ध करते हैं कि जो हम अनुभव करते हैं वह पूरी सच्चाई नहीं है। हमारी वास्तविकता दरअसल एक निर्मित अनुभव है जिसे हमारा मस्तिष्क बनाता है। हमारा मस्तिष्क एक ऐसे डार्क बॉक्स की तरह है जो बाहरी दुनिया को सीधे नहीं देख सकता। वह केवल हमारी इंद्रियों जैसे आंख, कान, नाक, त्वचा के जरिए मिली सिग्नल्स को प्रोसेस करता है और उनके आधार पर अपने वास्तविकता के मॉडल बनाता है। उदाहरण के लिए, हमारी आंखें कैमरा नहीं हैं, वे सिर्फ प्रकाश को रिसीव करती हैं और असली देखने का काम मस्तिष्क करता है। लेखक कहते हैं कि वास्तविकता का अनुभव व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होता है, क्योंकि हर किसी का मस्तिष्क अलग तरह से सूचनाएं प्रोसेस करता है। एक इंसान को जो चीज गर्म लगती है वह किसी और को सामान्य भी लग सकती है। यही कारण है कि कोई बात किसी को अपमानजनक लग सकती है जबकि दूसरे को वह सामान्य लगे। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी व्यक्तिगत सच्चाई या हकीकत दरअसल मस्तिष्क द्वारा गढ़ा गया एक निजी अनुभव है। डेविड ईगलमैन वैज्ञानिक प्रयोगों और दृष्टांतों के माध्यम से बताते हैं कि हमारे मस्तिष्क की एक बड़ी ताकत है प्रिडिक्शन, यानी भविष्यवाणी करना। मस्तिष्क बार बार आने वाली सूचनाओं के पैटर्न को पहचान कर अगली घटना का अनुमान लगाता है। यह गुण हमें जल्दी निर्णय लेने और प्रतिक्रिया करने में मदद करता है, लेकिन कभी कभी ये अनुमान गलत भी साबित होते हैं। तब हम भ्रम, डर या भ्रमित व्यवहार में फंस जाते हैं। अंत में लेखक इस अध्याय का सार बताते हैं कि मस्तिष्क कभी भी दुनिया को जैसा वह है वैसा नहीं देखता, बल्कि वह दुनिया को वैसे देखता है जैसे उसे देखना जरूरी है, ताकि आप जिंदा रह सकें और ठीक से काम कर सकें। मस्तिष्क हमेशा सटीक नहीं होता, लेकिन वह कार्यकुशल होता है, और यही कारण है कि वास्तविकता का हर इंसान के लिए अलग रूप हो सकता है। डेविड ईगलमैन हमें इस अध्याय में यह सिखाते हैं कि हमारी वास्तविकता एक जैविक भ्रम, बायोलॉजिकल इल्यूजन है। हम जो कुछ भी देखते, सुनते, महसूस करते हैं, वह सब मस्तिष्क की व्याख्या का परिणाम है, न कि सीधे सीधे सच्चाई का अनुभव। हमारी इंद्रियां सीमित हैं, लेकिन मस्तिष्क अपनी चतुराई से उस सीमित डेटा को जोड़कर एक विश्वसनीय दुनिया का चित्र बनाता है। इसीलिए अगर हमें खुद को और दूसरों को बेहतर समझना है, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी हकीकत वास्तव में एक मस्तिष्क द्वारा बनाई गई कहानी है। चैप्टर 3, नियंत्रण किसके पास है? हुज इन कंट्रोल? हम में से ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि हम अपने जीवन के निर्णय खुद लेते हैं,
सोच समझकर, तर्क के साथ और पूरी आज़ादी के साथ। लेकिन डेविड ईगलमैन इस अध्याय में यह सिद्ध करते हैं कि हमारी सोच और निर्णय की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है जितना हम समझते हैं। असल में हमारे कई निर्णय हमारे अवचेतन सबकॉन्शियस मस्तिष्क द्वारा पहले ही तय किए जा चुके होते हैं, और हमें तो बस बाद में लगता है कि हमने सोचकर फैसला लिया। लेखक इस बात को समझाने के लिए कई वैज्ञानिक शोध और प्रयोगों का जिक्र करते हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध प्रयोग है बेंजामिन लिबेट एक्सपेरिमेंट। इस प्रयोग में वैज्ञानिकों ने पाया कि जब कोई व्यक्ति अपने हाथ को हिलाने का निर्णय लेता है तो मस्तिष्क उस निर्णय से पहले ही सक्रिय हो जाता है। यानी हमारे सचेत निर्णय से पहले ही मस्तिष्क निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू कर चुका होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा अवचेतन मन पहले से तय करता है और हमारा चेतन मन बस उसे स्वीकार करता है। डेविड ईगलमैन यह भी बताते हैं कि मस्तिष्क में एक जटिल संरचना होती है जिसमें अलग अलग हिस्से अलग अलग काम करते हैं। उदाहरण के लिए, आपके मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तर्क, निर्णय और सोच के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि एमिग्डाला भावनाओं को नियंत्रित करता है और बासल गैंग्लिया आदतों को। जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो ये सभी हिस्से मिलकर काम करते हैं, लेकिन कई बार आपके निर्णयों पर आपकी भावनाएं और आदतें हावी हो जाती हैं और आप सोचते हैं कि आपने समझदारी से निर्णय लिया है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हम अक्सर पोस्ट रैशनलाइज करते हैं, यानी पहले हम किसी भावना या आंतरिक प्रवृत्ति से कुछ करते हैं, फिर बाद में उस निर्णय को तर्क के आधार पर सही ठहराने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने इम्पल्सिवली कोई चीज़ खरीद ली, फिर आप खुद से कहते हैं मुझे इसकी ज़रूरत थी, जबकि असल में वह भावनात्मक निर्णय था, तर्कपूर्ण नहीं। लेखक एक और अहम बात कहते हैं, आपके मस्तिष्क के अंदर कई आवाज़ें होती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय कौन लेता है? आपके अंदर इच्छाओं, तर्कों, भावनाओं, डर, आदतों की एक पूरी टीम है और वे सभी अलग अलग दिशाओं में खींचती हैं। फिर भी हमें ऐसा लगता है कि एक मैं है जो इन सबको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन हकीकत में यह मैं दरअसल आपके मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों के बीच हुए समझौते का परिणाम है। ईगलमैन यह भी समझाते हैं कि हमारा वातावरण, सामाजिक दबाव और बचपन के अनुभव हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं, कभी कभी इतने गहराई से कि हमें उसका पता भी नहीं चलता। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जो हिंसा भरे माहौल में बड़ा होता है, उसका मस्तिष्क अलग ढंग से विकसित होता है, जिससे वह बाद में हिंसक व्यवहार को सामान्य मान सकता है। इसीलिए जब समाज में कोई व्यक्ति कोई गलत निर्णय लेता है तो हमें यह भी देखना चाहिए कि उसके मस्तिष्क के निर्माण में किन अनुभवों और स्थितियों ने योगदान दिया। इस अध्याय में एक और उदाहरण दिया गया है, न्याय प्रणाली और अपराधियों का निर्णय लेने की क्षमता। लेखक सवाल उठाते हैं कि अगर किसी अपराधी ने अपने मस्तिष्क की संरचना या बचपन के ट्रॉमा के कारण कोई हिंसक काम किया तो क्या हम उसे पूरी तरह से दोषी ठहरा सकते हैं? इस विषय पर वैज्ञानिक और नैतिक दृष्टिकोण से बहुत गहरा विचार किया गया है। लेखक का उद्देश्य यह नहीं है कि इंसान को उसकी जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए, बल्कि यह समझाना है कि मानव निर्णय की प्रक्रिया सिर्फ इच्छा शक्ति का मामला नहीं है, बल्कि यह मस्तिष्क, जैविक प्रक्रिया और वातावरण का जटिल मिश्रण है। डेविड ईगलमैन इस अध्याय में यह गहराई से बताते हैं कि हम अपने जीवन के हर निर्णय पर जितना नियंत्रण समझते हैं, वास्तव में उतना नहीं होता। हमारा अवचेतन मस्तिष्क, हमारी भावनाएं, आदतें और हमारे तर्कशील हिस्से सब मिलकर निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया एक बहुत ही जटिल बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, न कि केवल सोचने और समझने की शक्ति का परिणाम। इस अध्याय का सार यह है, हम सोचते हैं कि हम अपने निर्णयों के मालिक हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम अपने मस्तिष्क की गहराई में चल रही एक अदृश्य टीम के सहनिर्णायक हैं। चैप्टर 4, मैं निर्णय कैसे लेता हूं? हाउ डू आई डिसाइड? हम हर दिन सैकड़ों निर्णय लेते हैं, छोटे छोटे जैसे क्या खाना है, क्या पहनना है, और बड़े बड़े जैसे कौन सा करियर चुनना है, किससे शादी करनी है या किस अवसर को अपनाना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारे निर्णय आखिर होते कैसे हैं? क्या हम पूरी सोच विचार करके, तर्क और बुद्धि से निर्णय लेते हैं, या फिर हमारे दिमाग के अंदर कोई और खेल चल रहा होता है? डेविड ईगलमैन
इस अध्याय में बताते हैं कि निर्णय लेना एक तर्कपूर्ण प्रक्रिया होने के साथ साथ गहराई से जैविक, भावनात्मक और अनुभव आधारित प्रक्रिया भी है। लेखक समझाते हैं कि हमारे मस्तिष्क में निर्णय लेने की प्रक्रिया सिर्फ सोचने से नहीं होती, बल्कि यह मस्तिष्क के कई हिस्सों के बीच सहयोग और संघर्ष का परिणाम होती है। विशेष रूप से निर्णय लेने में दो मुख्य तंत्र सिस्टम्स काम करते हैं। सिस्टम 1 तेज, सहज, भावनात्मक और स्वचालित सिस्टम 2 धीमा, सोच समझकर, तर्कसंगत और गणनात्मक। सिस्टम 1 हमें जल्दी निर्णय लेने में मदद करता है, जैसे कि अगर कोई वाहन हमारी ओर तेजी से आ रहा है तो हम बिना सोचे तेजी से हट जाते हैं। वहीं सिस्टम 2 तब सक्रिय होता है जब हमें कोई कठिन निर्णय लेना होता है, जैसे निवेश करना, नौकरी बदलना या किसी समस्या का हल खोजना। लेकिन लेखक बताते हैं कि कई बार हमारी भावनाएं और इच्छाएं सिस्टम 2 पर हावी हो जाती हैं और हम निर्णय भावनात्मक रूप से ले लेते हैं, फिर चाहे तर्क कुछ और ही कह रहा हो। यही कारण है कि लोग जानते हुए भी कि सिगरेट नुकसानदेह है, उसे छोड़ नहीं पाते। ईगलमैन बताते हैं कि हमारे निर्णयों का बड़ा हिस्सा हमारे अतीत के अनुभवों और आदतों पर आधारित होता है। जब हम कोई विकल्प चुनते हैं तो हमारा मस्तिष्क तुरंत हमारे पुराने अनुभवों को स्कैन करता है। पहले ऐसा किया था तो क्या हुआ था, और उसी के अनुसार अगला निर्णय लेता है। मस्तिष्क यह काम बड़ी तेजी से करता है और हमें लगता है कि हमने सोच समझकर निर्णय लिया है, जबकि वास्तव में वह हमारे अनुभवों से चला आ रहा एक ऑटोमैटिक रिस्पॉन्स होता है। एक दिलचस्प उदाहरण है किसी रेस्तरां में जाकर भोजन चुनना। जब आप मेनू देखते हैं तो सोचते हैं कि आप स्वतंत्र रूप से निर्णय ले रहे हैं, लेकिन सच ये है कि आपके स्वाद, पिछले अनुभव, आसपास का माहौल, समय, भूख की तीव्रता और यहां तक कि साथ बैठे लोगों की पसंद, इन सब का प्रभाव आपके निर्णय पर होता है। यह सब अवचेतन स्तर पर होता है और आपको इसका एहसास तक नहीं होता। ईगलमैन इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क भविष्य की कल्पना करने की अद्भुत क्षमता रखता है और यही हमारे निर्णयों की सबसे अनोखी विशेषता है। उदाहरण के लिए, जब आप सोचते हैं कि अगर मैं यह नौकरी छोड़ दूं तो 6 महीने बाद क्या होगा, स्विंगल, तो आपका मस्तिष्क भविष्य की संभावनाओं की कल्पना करता है। यह इंसानी मस्तिष्क की बेहद उन्नत क्षमता है जिसे मेंटल टाइम ट्रैवल कहा जाता है, लेकिन यह क्षमता हमेशा फायदेमंद नहीं होती। कई बार हम अत्यधिक सोच और डर के कारण निर्णय ही नहीं ले पाते। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहा जाता है, यानी हम विकल्पों की ज्यादा तुलना करने में फंस जाते हैं और निर्णय लेना टालते जाते हैं। लेखक बताते हैं कि अच्छे निर्णय लेने के लिए हमें केवल सोचना नहीं, बल्कि अपने मस्तिष्क के काम करने के तरीके को समझना जरूरी है। जब हम यह जान जाते हैं कि हमारे निर्णयों में भावनाएं, आदतें, डर और सामाजिक दबाव भी भूमिका निभाते हैं, तो हम ज्यादा सचेत, संतुलित और व्यावहारिक निर्णय ले सकते हैं। इस अध्याय में एक और गहरी बात यह है कि मस्तिष्क भविष्य को लेकर अनिश्चितता से घबराता है। इसलिए हम उस विकल्प की ओर झुकते हैं जो हमें सुरक्षा या परिचित अनुभव देता है, भले ही वह सबसे अच्छा विकल्प न हो। यही कारण है कि बहुत से लोग बदलाव से डरते हैं, रिस्क नहीं लेते और उसी पुराने रास्ते पर चलते रहते हैं, क्योंकि मस्तिष्क नए की तुलना में जाने पहचाने को ज्यादा सुरक्षित मानता है। डेविड ईगलमैन इस अध्याय में हमें यह सिखाते हैं कि निर्णय लेना सिर्फ सोचने या तर्क करने का काम नहीं है। यह हमारे पूरे मस्तिष्क की जटिल प्रक्रिया है, जिसमें भावनाएं, अनुभव, सामाजिक संदर्भ और आदतें शामिल होती हैं। निर्णय प्रक्रिया का एक बड़ा हिस्सा हमारे अवचेतन में चलता है और हम बस उसके परिणाम को अपना निर्णय मान लेते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम बेहतर निर्णय लेना चाहते हैं तो हमें अपने भीतर चल रहे मानसिक प्रोसेस को समझना होगा, अपने डर, इच्छाओं और आदतों को पहचानना होगा। तभी हम सही मायने में अपने निर्णय खुद ले सकेंगे। चैप्टर 5, क्या मुझे तुम्हारी जरूरत है? मानव मस्तिष्क सिर्फ सोचने और समझने की मशीन नहीं है, यह एक सामाजिक जैविक प्रणाली है जो दूसरों के साथ जुड़ने और समाज में रहने के लिए ही विकसित हुई है। डेविड ईगलमैन इस अध्याय की शुरुआत इस सच्चाई से करते हैं कि हम चाहे जितने भी स्वतंत्र महसूस करें, लेकिन हमारी सोच, भावनाएं और निर्णय सब दूसरे लोगों की उपस्थिति और उनके साथ के अनुभवों से गहराई से प्रभावित होते हैं। हमारा मस्तिष्क एक अकेली इकाई नहीं, बल्कि सामाजिक संवाद की उपज है। जब एक बच्चा जन्म लेता है
तो उसका मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित नहीं होता। विकास का अधिकांश हिस्सा तब होता है जब बच्चा समाज में लोगों के बीच पलता बढ़ता है। माता पिता की आवाज, स्पर्श, हाव भाव और प्रतिक्रियाएं, ये सब मस्तिष्क को आकार देती हैं। यदि कोई बच्चा सामाजिक संपर्क से वंचित रह जाए तो उसका मानसिक विकास रुक सकता है। ईगलमैन ऐतिहासिक उदाहरणों का जिक्र करते हैं, जैसे कि फेरल चिल्ड्रन, जंगली बच्चे, जिन्हें समाज से अलग रखा गया और वे इंसानी भाषा, सामाजिक व्यवहार या भावनात्मक समझ नहीं विकसित कर सके। मानव मस्तिष्क में मिरर न्यूरॉन्स नामक विशेष न्यूरॉन्स होते हैं जो दूसरों की गतिविधियों, भावनाओं और हाव भाव को देखकर उन्हें अपने भीतर अनुभव करते हैं। जब हम किसी को रोते हुए देखते हैं तो हम भी भावुक हो जाते हैं। जब कोई हंसता है तो हमें भी मुस्कुराहट आ जाती है। ये न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क को दूसरों के अनुभवों से जोड़ते हैं। यही कारण है कि हमारा मस्तिष्क सामूहिक अनुभूति की शक्ति रखता है। हम एक दूसरे के दुख सुख को महसूस कर सकते हैं। इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि नैतिकता यानी सही और गलत का ज्ञान केवल जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह समाज से सीखा गया व्यवहार होता है। छोटे बच्चे भी अच्छा बुरा समझते हैं, लेकिन ये समझ विकसित होती है माता पिता, स्कूल और सामाजिक वातावरण की मदद से। एक वैज्ञानिक अध्ययन में जब बच्चों को अच्छे और बुरे चरित्र वाले खिलौनों के वीडियो दिखाए गए तो उन्होंने बार बार अच्छे खिलौने को चुना। यह दिखाता है कि इंसानों में नैतिकता की भावना जन्म से होती है, लेकिन उसका विकास समाज से होता है। ईगलमैन इस बात पर भी जोर देते हैं कि आज की डिजिटल दुनिया, विशेषकर सोशल मीडिया, ने हमारे मस्तिष्क को एक नया सामाजिक अनुभव देना शुरू कर दिया है, लेकिन यह अनुभव गहराई में खोखला है। जब हम स्क्रीन के पीछे किसी से बात करते हैं तो मस्तिष्क को असली इंसान की आवाज, चेहरे के हाव भाव और भावनात्मक जुड़ाव ने उस सतह पर नहीं मिलता। इससे जुड़ाव कमजोर होता है और संवेदनशीलता कम हो जाती है। इसलिए सोशल मीडिया पर नफरत फैलाना, ट्रोलिंग करना या दूसरों को नीचा दिखाना आसान हो जाता है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क सामने वाले को इंसान की तरह महसूस नहीं कर पाता। यह अध्याय एक और गंभीर सवाल उठाता है। अगर किसी व्यक्ति का मस्तिष्क बचपन में ही उपेक्षा, हिंसा या ट्रॉमा से प्रभावित हुआ हो और वह बड़ा होकर अपराध करे, तो क्या हम उसे उसी नज़र से देखें जैसे किसी सामान्य मस्तिष्क वाले अपराधी को देखते हैं? डेविड ईगलमैन मानते हैं कि न्याय प्रणाली को अब इस बात पर विचार करना चाहिए कि अपराध करने वाले का मस्तिष्क किस तरह से बना है और क्या उसमें बदलाव संभव है। सिर्फ सजा देना ही नहीं, बल्कि सुधार और पुनर्वास पर भी ध्यान देना जरूरी है। इस अध्याय का सार यही है कि हम एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, जैविक रूप से, भावनात्मक रूप से और सामाजिक रूप से। हमारा मस्तिष्क, हमारी पहचान, हमारे विचार, ये सभी दूसरों की उपस्थिति, प्रतिक्रियाओं और व्यवहार से प्रभावित होते हैं। हम अकेले नहीं सोचते, ना ही अकेले महसूस करते हैं। हम एक साझा मानसिक अनुभव के भागीदार हैं। क्या मुझे तुम्हारी जरूरत है? इसका उत्तर केवल हां नहीं है, बल्कि हर स्तर पर हां है। हमारा मस्तिष्क एक सामाजिक संरचना है जो दूसरों के साथ संपर्क में रहकर ही पूरी तरह कार्य करता है। अगर हम यह समझ पाएं कि हम केवल खुद नहीं, बल्कि दूसरों से गहराई से जुड़े हुए जीव हैं, तो हम ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण, नैतिक और समझदार समाज बना सकते हैं। चैप्टर 6, हम आगे क्या बनेंगे? हु विल वी बी? मानव इतिहास में पहली बार हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां मस्तिष्क और तकनीक के बीच की सीमाएं धुंधली होती जा रही हैं। डेविड ईगलमैन इस अंतिम अध्याय में भविष्य की ओर दृष्टि डालते हैं, जहां हमारा दिमाग, हमारी पहचान और हमारी क्षमताएं तकनीक की मदद से पुनर्परिभाषित होने जा रही है। यह अध्याय सवाल उठाता है, क्या मस्तिष्क की सीमाएं यहीं तक हैं या हम इसे और विकसित कर सकते हैं? शुरुआत में लेखक बताते हैं कि विज्ञान और तकनीक अब इस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि इंसानी दिमाग को कृत्रिम रूप से संवर्धित किया जाए, यानी हम ब्रेन मशीन इंटरफेस बना रहे हैं जो मस्तिष्क को सीधे कंप्यूटर, रोबोट या कृत्रिम अंगों से जोड़ सकते हैं। इसका सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण है पैरालिसिस या अपंगता के शिकार लोगों के लिए बनाए गए न्यूरोप्रोस्थेटिक्स, जिससे वे सोच के माध्यम से रोबोटिक हाथ या पैर को हिला सकते हैं। ईगलमैन यह भी बताते हैं कि जैसे जैसे हम तकनीक से जुड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी पहचान, आइडेंटिटी बदल रही है।
आज हम पहले से ज्यादा ऑनलाइन बीइंग्स बन चुके हैं। हमारी यादें, विचार, भावनाएं और यहां तक कि रिश्ते भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भविष्य का मस्तिष्क आंशिक रूप से जैविक और आंशिक रूप से कृत्रिम बायोडिजिटल हाइब्रिड होगा? लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि आने वाला समय चुनौतियों से भरा होगा, जैसे कि मस्तिष्क डेटा की प्राइवेसी, मन की स्वतंत्रता और न्यूरो हैकिंग के खतरों से निपटना। अगर कोई किसी के मस्तिष्क में डिवाइस के जरिए गलत डेटा डाल दे या निर्णयों को प्रभावित करे, तो क्या वो इंसान अब भी स्वतंत्र है? फिर भी ईगलमैन भविष्य को आशावाद के साथ देखते हैं। उनका मानना है कि अगर हम विवेकपूर्ण और नैतिक दिशा में आगे बढ़ें तो हम अपने मस्तिष्क की सीमाओं को तोड़ सकते हैं और एक बेहतर मानवता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। मस्तिष्क को तकनीक से जोड़ना हमें नए तरह की रचनात्मकता, समझ और सहानुभूति की शक्ति देगा। यह अध्याय हमारे मस्तिष्क के भविष्य को लेकर एक गंभीर लेकिन प्रेरणादायक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। डेविड ईगलमैन हमें याद दिलाते हैं कि हम सिर्फ वही नहीं हैं जो आज हैं, बल्कि हम वो भी हैं जो हम भविष्य में बन सकते हैं। हम आगे क्या बनेंगे? इसका उत्तर है, हम वो बन सकते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन ये परिवर्तन नैतिक जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए, ताकि विज्ञान और मानवता साथ मिलकर एक बेहतर दुनिया की ओर बढ़ें। तो दोस्तों, ये थी एक झलक, द ब्रेन, द स्टोरी ऑफ यू, की एक ऐसी किताब जो हमें खुद से मिलवाती है, हमारे दिमाग की अद्भुत कहानी बताती है। अब जब आप ये वीडियो देख चुके हैं तो रुकिए, एक पल सोचिए, क्या आप वही इंसान हैं जो इस वीडियो की शुरुआत में थे? या फिर अब आप थोड़ा और खुद को समझ चुके हैं? क्योंकि ईगलमैन का यही तो संदेश है, हम वही नहीं हैं जो हम सोचते हैं, हम वो हैं जो हमारा मस्तिष्क तय करता है। और हमारा मस्तिष्क लगातार बदलता रहता है। हमारी यादें, हमारी पसंद, हमारा व्यवहार, सब कुछ गहराई से इस चमत्कारी ब्रह्मांड से जुड़ा है जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं। और सबसे रोमांचक बात, हमारा भविष्य अभी लिखा नहीं गया है। हम आगे क्या बनेंगे, ये हमारे आज के फैसले तय करेंगे। तो चलिए, खुद को और बेहतर जानें, सोच को और गहरा करें और अपने दिमाग की संभावनाओं को सीमित मत करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक, सोच को झकझोर देने वाली किताबों की कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब की नई सोच के साथ। तब तक याद रखिए, आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, उसे समझिए और खुद को बदलिए। धन्यवाद।